नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ईरान ने इंतकाम लेने की तैयारी कर दी और क्या इस इंतकाम के बीच में भी भारत को गैस का संपूर्ण समाधान मिल रहा है? क्या ईरान और भारत की दोस्ती स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज के रास्ते और ज्यादा मजबूत हो रही है? क्योंकि दुनिया में गैस और तेल का गलियारा बाधित है और यह गलियारा कैसे भारत के लिए खोल दिया गया, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के कितने जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए थे, उनमें से कितनों को क्लियरेंस दे दी गई है और कब तक वो भारत पहुंच जाएंगे। इसके साथ ईरान ने भारत को लेकर क्या बयान दिया, ट्रंप ने क्या रणनीति बनाई और क्या वाकई में खमेनेई के बाद जूनियर खमेनेई को भी इजरायल ने निशाना बना लिया और क्या वो इतने बुरे तरीके से जख्मी हो चुके हैं कि उनका एक पैर जा चुका है, एक हाथ जा चुका है और क्या जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं? क्या अमेरिका और इजरायल ने जूनियर खमेनेई को भी रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली है? विस्तार से आपको बताएंगे। Iran and India are friends. India in this situation after the war help us. शुरुआत करते हैं एक ऐसी पोस्ट के साथ जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। बवाल इसको लेकर कि ईरान ने भारत के लिए हॉर्मुज के गलियारे को बंद कर दिया है। वो फोटो क्या है और वो पोस्ट क्या है, शुरुआत इसके साथ करते हैं। जरा देखिए, ये वो पोस्ट है जिसको लिखा गया है कि अरबिक से अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट किया गया है और लिखा क्या है, ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियन हैज रिजेक्टेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's request to allow Indian ships to pass through the Strait of Hormuz. Iran say its policy is clear. Alliance of the United States and Israel, especially India, will not be permitted entry following the recent betrayal. अब सोचिए, इस पोस्ट के साथ पूरे दिन सोशल मीडिया पर बवाल हुआ। अब जरा इसको हिंदी में समझ लीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि, और ईरानी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के अनुरोध को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने ठुकरा दिया है। भारत को अमेरिका और इजरायल के सहयोगियों के रूप में हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह दिन भर सोशल मीडिया पर चला है और इसको लेकर सरकार पर कई सवाल भी खड़े हुए। लेकिन जब इसको फैक्ट चेक किया गया तो इसकी हकीकत क्या है, जरा समझिए। भारत के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें गलत बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय जहाजों का इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से सुरक्षित आवागमन जारी है, जहां से भारत का अधिकांश ऊर्जा आयात होता है। और कल हमने इसी वक्त प्रोग्राम में आपको बताया था कि कैसे एक जहाज मुंबई पोर्ट आ चुका है स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही और 2 जहाज ऑन द वे हैं। लेकिन क्या वाकई में इसके बाद स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया गया है? कितने जहाज हमारे वहां फंसे हुए हैं और क्या हकीकत है और क्या वहां की सच्चाई है, आज हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई स्थित डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग के बयान से। उन्होंने कहा है कि 22 जहाजों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें रास्ता साफ होते ही सबसे पहले वहां से निकाल दिया जाएगा। डायरेक्टरेट की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकारी सूत्रों द्वारा बताया गया कि भारत ईरान के साथ अपने 28 व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकाले जाने को लेकर बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय खाड़ी क्षेत्र में कुल 28 जहाज फंसे हुए हैं। इनमें से 24 जहाज हॉर्मुज के पश्चिम हिस्से में, जबकि 4 जहाज हॉर्मुज ओमान की खाड़ी के पूर्व के आसपास जल क्षेत्र में फंसे हुए हैं। यानी कि कुल 28 जहाज है जो भारतीय है। क्या वाकई में उनको हरी झंडी नहीं दी जा रही है? क्या वो भारत नहीं आ पा रहे हैं? और क्या जो हमने शुरू में पोस्ट दिखाई, क्या वो सही है? इसको समझने के लिए जरा कुछ और समझिए कि एक आंकड़ा जो सामने आया, वो आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है। आप सोचिए, 28 कुल जहाज फंसे हुए हैं, उनमें से 22 जहाज ऐसे हैं जिनको हरी झंडी ईरान की तरफ से दे दी गई है। इन 22 में से 13 इंडियन जहाज हैं जिन पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, उनको क्लियरेंस दे दी गई है।
इसके अलावा जो बाकी जहाज हैं वो जहाज हैं, वो जहाज हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। और जो 22 जहाज हैं, इनके अंदर जरा देखिए, 3 ऐसे जहाज हैं जिनके अंदर एलएनजी भरी हुई है, एलएनजी यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस। 11 ऐसे जिनके अंदर एलपीजी भरी हुई है, और कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल 8 जहाजों के अंदर भरा हुआ है। यह आंकड़ा है जो वहां से सामने आया। अब सोचिए, एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को एंट्री नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ वो आंकड़ा है जो कह रहा है कि 22 को नोटिफाई करके क्लियरेंस दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 22 जहाजों की पहचान की गई है, उनमें से 13 जहाज भारतीय झंडे वाले हैं, जबकि बाकी अन्य देशों के हैं। इन सभी जहाजों को भारत आना था। इन जहाजों में से 3 पर एलएनजी, 11 पर एलपीजी और 8 पर कच्चा तेल लदा हुआ है। अनुमान के मुताबिक जहाजों के कार्गो में अगर सिर्फ एलएनजी की बात की जाए तो एलएनजी 2,15,000 मीट्रिक टन के आसपास है। अब जरा एलपीजी की बात कर लीजिए, जो इन जहाजों के अंदर है। 4,15,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है। कच्चा तेल कितना है? कच्चा तेल है 17,50,000 मीट्रिक टन के आसपास। इसके अलावा 3 और भारतीय झंडे वाले कंटेनर जहाजों की भी पहचान वहां की गई है, ताकि उन्हें सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से बाहर निकाला जा सके। सरकार ने 12 मार्च तक इस युद्ध क्षेत्र में फंसे 215 नाविकों को निकाल लिया है। आप सोचिए, जो आपको कहा जा रहा है ना, वो पूरे तरीके से झूठ है, और उसके जरिए देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, और अगर सोशल मीडिया पर कुछ नजर आ रहा है तो उसको फैक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ये कह रहा है कि 28 जहाज हमारे फंसे हुए हैं, हॉर्मुज के अंदर से हमें एंट्री नहीं दी जा रही। और हकीकत क्या है? 22 जहाजों को नोटिफाई कर लिया गया है, उनको वहां से क्लियरेंस दे दी गई है। इसके अलावा 3 जहाज और ऐसे हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, और उनको भी क्लियरेंस दी जा रही है। और सिर्फ इतना नहीं, 12 मार्च के बाद से अब तक 215 नाविकों को भी वहां से निकाल लिया गया है। क्या ये सरकार की विदेश नीति नहीं है? और क्या ये सब कुछ तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी और पजिशियान के बीच बातचीत हुई, और क्या उससे समाधान निकला है? क्योंकि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पजेशियान के बीच फोन पर बातचीत हुई। युद्ध के शुरू होने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अरागची के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन 2 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच यह पहली बातचीत थी। इस युद्ध के शुरू होने के बाद भारत के जहाज वहां पर फंसे हुए थे। हालांकि लाइब्रेरिया का झंडा लगा एक जहाज वहां से भारत आ चुका है, और मुंबई में उतरे इस जहाज पर कच्चा तेल भरा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जहाज रुके हैं। दरअसल वहां ईरान ने एक पॉलिसी एग्जीक्यूट की। ईरान ने कहा कि जो भी वहां से जहाज जाएगा वो क्लियरेंस के बाद ही जाएगा। ईरान नहीं चाहता कि इजराइल और अमेरिका के जहाज या नेटो कंट्री के जहाज वहां से गुजरे, उनको वो रोकना चाहता है, और इसीलिए वो हर एक जहाज के क्लियरेंस के बाद उसे वहां से जाने की परमिशन दे रहा है। और भारत के सभी जहाजों को लगभग वहां से परमिशन मिल रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज में भारत को सुरक्षित रास्ता देगा, यह बयान दिया गया है। जरा देखिए क्या कहा गया है। कहा गया कि ईरान भारत को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से सहयोग और विश्वास का रिश्ता रहा है। यह कहा है मोहम्मद फतेह अली ने, जो कि भारत में ईरान के राजदूत हैं, और यह सच भी है। भारत देखिए चाबहार के जरिए डील कर रहा है। भारत ने कई मुश्किल वक्त में ईरान को सपोर्ट किया है, और इन सब के बीच में ईरान चाहता है कि भारत के साथ बेहतरीन रिश्ते हमारे बने रहें, और इसीलिए वो खुलकर कह रहा है कि ईरान भारत को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भारत को दोस्त मानता है, और लंबे समय तक दोनों के बीच में सहयोग और विश्वास का रिश्ता रहा है। और ये सब कुछ बातचीत जो हुई वो दिल्ली के अंदर हुई है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि भाई भारत हमारा दोस्त है, 2-3 घंटों के अंदर हो सकता है कि आप एक बड़ा फैसला दोनों देशों के बीच में होता हुआ देख लें। वहीं ईरान को अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चेतावनी दे दी है, वो अलग ही चल रहा है। इजराइल कुछ कह रहा है, अमेरिका के
रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं और ईरान कुछ कह रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका आज ईरान पर अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा हवाई हमला करेगा। वर्जीनिया के आर्लिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेग्सेथ ने कहा कि आज ईरान और राजधानी तेहरान के ऊपर अब तक के सबसे ज्यादा हवाई हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका सेना युद्ध में दबाव बनाए रखेगी। अमेरिका और इजरायल सेना अभियान को और ज्यादा तेज करेगी। बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और बम्बर विमानों से हमले किए जाएंगे। हेग्सेथ ने दावा किया है कि अब तक ईरान में 15,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, जिनका असर ईरान की सैन्य क्षमता पर पड़ा है। हालांकि उसके बाद ट्रंप साहब का बयान है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह आप देखिएगा बड़ा धमाका होगा। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आज ही रात को देख लीजिएगा बड़ा धमाका होगा। दुनिया देखना चाहती है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जंग के लिए ईरान अलग से प्लान तैयार करके बैठा है। और वो प्लान क्या है, जरा देखिए। ईरान क्यों इंतकाम की तैयारी कर रहा है, उसमें सबसे पहला जो प्लान है डिसेंट्रलाइज्ड मोसैक डिफेंस स्ट्रेटजी। दूसरा है सेना की कमान 7 हिस्सों में बांटना और तीसरा है हर पद के लिए 4 संभावित उम्मीदवार तैयार करना, ताकि कहीं पर भी अगर घटना घटे तो फिर वहां बैकअप प्लान पहले से तैयार हो। सबसे पहले जरा समझिए ईरान की खास स्ट्रेटजी डिसेंट्रलाइज्ड मोसैक डिफेंस क्या है। दरअसल अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए ईरान ने एक खास स्ट्रेटजी बनाई है। इस खास स्ट्रेटजी को डिसेंट्रलाइज्ड मोसैक डिफेंस नाम दिया गया है। मोसैक का मतलब दरअसल होता है छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ डायग्राम। ठीक वैसे ही इस रणनीति में ईरान की पूरी सैन्य कमान और क्षमता को केंद्रीकृत नहीं रखा गया, बल्कि 7 छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांटा गया। इससे अगर दुश्मन टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमांड सेंटर या बड़े हेडक्वार्टर पर हमला करके उन्हें नष्ट कर भी दे, तब भी बाकी सिस्टम टूटता नहीं। इसके अलावा हर पद के लिए 4 संभावित उम्मीदवार पहले से ही तय है। दावा है कि ऐसी स्थिति में ईरान लड़ाई को लंबे समय तक जारी रख सकता है। और अगर ईरान ने इस जंग को लंबे समय तक जारी रखा तो अमेरिका को भी एक भारी नुकसान होगा। और ईरान 2 दशकों से इसकी तैयारी कर रहा है। जरा देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिकी जंग पर रिसर्च की है, इसके लिए हमें 2 दशक का समय मिला, इसके अनुसार सबक सीखे, हमारी राजधानी पर बमबारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोसैक डिफेंस हमें तय करने में सक्षम बनाती है कि युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री वो कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं। अमेरिका की जो युद्ध रणनीति है उसको हम 2 दशक से डिकोड कर रहे हैं, हम उसको डिकोड कर चुके हैं, अब हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस मोसैक सिस्टम की बात कर रहे हैं, यह मोसैक सिस्टम क्या है, इसका मकसद क्या है और इसकी खासियत क्या है, जरा इसको भी समझिए। सबसे पहले मकसद आपको बताते हैं। टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी जंग जारी रखना, कमांड सिस्टम को तोड़ना मुश्किल बनाना, जंग को लंबा खींचना ताकि दुश्मन जल्दी जीत ना सके, ईरान की सेना को लंबी जंग के लिए तैयार करना, यह इसका मकसद है। अब जरा इसकी खासियत समझिए। इसकी खासियत क्या है? पावर टॉप पर केंद्रित नहीं है, बल्कि कई लेयर के अंदर फैली हुई है। हर प्रांत या क्षेत्र में लोकल कमांडर्स को पहले से अधिकार दिए गए हैं। एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो दूसरा काम करता रहे, मुख्य सुविधाएं तबाह हो जाए तो भी लड़ाई जारी रहे, यह इसकी खासियत है। और दरअसल यह नेटवर्क की तरह काम करता है। मोसैक डिफेंस सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड मोसैक डिफेंस, जिसे IRGC से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है, यह पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी 2007 से 2019 के समय में विकसित किया गया। इस ढांचे में IRGC, बसीज मिलिशिया, नियमित सेना, मिसाइल यूनिट, नौसेना और स्थानीय कमांड संरचनाएं एक नेटवर्क की तरह काम करती है। संचार टूटने की स्थिति में भी स्थानीय यूनिट्स को कार्रवाई की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा ईरानी आर्मी के 7 ग्रुप्स हैं जिनके अलग अलग रोल तय किए गए हैं और इसलिए अमेरिका के लिए इनके टॉप लीडर को मारने के बाद भी ईरान को झुकाना मुश्किल हो रहा है। ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनमें जो पहला ग्रुप है उसे कहते हैं रेगुलर आर्मी, वहां की भाषा में आर्टिश कहते हैं। यह आर्मी पहले झटके को सहन करती है,
आर्म्ड, मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट दुश्मन के एडवांस हमलों को स्लो करती है, फ्रंट को स्टेबलाइज करती है। दूसरी जो यूनिट है वो है एयर डिफेंस यूनिट, जो छिपाव, धोखा और डिस्पर्सल से दुश्मन की एयर सुपीरियरिटी को जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करती है। तीसरी है बहुत महत्वपूर्ण यूनिट, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस, जिसे IRGC कहते हैं। ईरानी आर्मी के इस ग्रुप का मुख्य रोल दूसरे स्टेज में होता है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस, घात, लोकल रेजिस्टेंस, सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब करना, शहरों, पहाड़ों और रिमोट इलाकों में फ्लेक्सिबल गोरिल्ला वॉर करना, यह इसकी खासियत होती है। चौथे नंबर पर आती है बसीज मिलिशिया। इसे 31 प्रांतों में डिवाइड किया गया है। लोकल कमांडर्स को ज्यादा ऑटोनमी, स्वायत्तता मिली है। जबकि 5वें नंबर पर आती है नौसेना। फारस की खाड़ी और स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज में एंटी एक्सेस टैक्टिक्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट, माइंस, एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन के जहाजों को तबाह करना। आपने अभी एक खबर पढ़ी होगी, खबर यह पढ़ी होगी कि जो स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वो अटैक का शिकार हो रहे हैं। वो नौसेना वहां की कर रही है, जिसमें एंटी शिप मिसाइल्स पहले से इंजेक्ट की गई और दुश्मन के जहाज उससे तबाह हो रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल फोर्स, जो कि IRGC के कंट्रोल में होती है। डिटरेंस और डीप स्ट्राइक, दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करना इसकी जिम्मेदारी है। और अंत में है 7वें नंबर पर क्षेत्रीय नेटवर्क, जिसे प्रोक्सी फोर्सेस कहते हैं। मिडिल ईस्ट में सहयोगी ग्रुप जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये जंग को ईरान की सीमाओं से बाहर फैलाते हैं ताकि दुश्मन एक फ्रंट पर फोकस ना कर सके। हालांकि अभी तक हूती, हिजबुल्लाह और हमास ये बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। लेकिन ईरान ने ये रणनीतियां क्यों अपनाई है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या जंग को लंबा खींचना, अमेरिका को टेंट करना, अमेरिका को समझौते के लिए मजबूर करना? क्योंकि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 2003 में इराक पर हमला किया। इससे सद्दाम हुसैन का हाईली सेंट्रलाइज रेजिम कुछ ही दिनों में ढह गया। कमांड स्ट्रक्चर पर हमला हुआ, सब कुछ बिखर गया। ईरान ने देखा और सीखा कि सेंट्रल कमांड पर निर्भर रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। ईरान ने अपनी सेना को सेंट्रलाइज नहीं बनाया, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ईरान जानता है कि दुश्मन की कन्वेंशनल ताकत यानी कि एयर पावर, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, इसलिए उनसे सीधे मुकाबले के बजाय सर्वाइवल यानी कि जंग को लंबी खींचने और दुश्मन को थकाने वाली स्ट्रेटजी अपनाई जाए। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशंस के बाद मुजाहिदीन ए खल्फ जैसे ग्रुप के अटैक्स, 1980 से 1988 की ईरान इराक वॉर, जो कि लगभग 8 साल की जंग, उसने ईरान को और मजबूत किया और अपने आप को सेंट्रलाइज करने की जगह डिसेंट्रलाइज करने की तरफ उसको फोकस किया। इसके अलावा चीन की प्रोलॉन्ग वॉर थ्योरी से भी यह स्ट्रेटजी बनाई गई है। दरअसल ईरान का फोकस क्विक विक्ट्री नहीं है, बल्कि दुश्मन को थकाकर जंग को और महंगा पड़ने पर मजबूर करना है। ईरान की यह सोच चीनी नेता माओ तसे तुंग की प्रोलॉन्ग वॉर यानी कि लंबे युद्ध की अवधारणा से मिलती जुलती है। इस सिद्धांत के मुताबिक कमजोर पक्ष को ताकतवर दुश्मन को तुरंत हराने की जरूरत नहीं है। वो शुरुआती झटका झेलकर युद्ध को लंबा कर सकता है और धीरे धीरे दुश्मन की इच्छा शक्ति और संसाधनों को कमजोर कर सकता है। इस सिद्धांत को ईरान में IRGC के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हसन अब्बासी लेकर आए। मोहम्मद अली जाफरी ने इन विचारों को सैन्य ढांचे में लागू करने में अहम भूमिका निभाई। और इससे अब जरा रूस और यूक्रेन के वॉर को देखिए। यूक्रेन भी इसी रणनीति के साथ बढ़ रहा है। आप सोचिए, 3 साल से ज्यादा हो गए उस वॉर को। रूस जैसा शक्तिशाली देश क्या वाकई में ईरान को जीत नहीं सकता? जहां ईरान हार मानने को तैयार नहीं और वो इसे प्रोलॉन्ग वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच में खमेनोई दुनिया से जा चुके हैं। जूनियर खमेनोई सत्ता संभाल चुके हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से इस वॉर में पहले ही दिन खमेनोई को मार दिया गया, क्या सत्ता संभालने के साथ जूनियर खमेनोई भी
इजराइल और अमेरिका का शिकार हो गया। यह दरअसल अमेरिकन मीडिया और इजराइल मीडिया की तरफ से खबर आई, जिसमें दावा किया गया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में है। ब्रिटिश मीडिया द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल होने के बाद उन्हें तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में चोट इतनी गहरी थी कि उनका एक पैर काटना पड़ा। हमले में मुस्तफा खamenei के लीवर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। अब सोचिए, इस वॉर के अंदर क्या ईरान के टॉप लीडर खत्म होने से जंग खत्म होगी? आज हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझा पाएं कि ये वॉर इतनी लंबी क्यों खिंच रही है, और आने वाले वक्त में अगर ये महीने 2 महीने और लंबी खिंची है तो उसके पीछे की वजह क्या है? अमेरिका की आक्रामक रणनीति या ईरान की डिफेंसिव रणनीति, जहां वो हारने को तैयार नहीं। लेकिन इन सब के बीच में हम कह रहे हैं कि ईरानी इंतकाम कितना ईरान को महंगा पड़ेगा या अमेरिका को, ये युद्ध के परिणाम बताएंगे। लेकिन भारत अपना समाधान ढूंढ चुका है। स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगभग बातचीत हो चुकी है। जो हमारे जहाज वहां फंसे हुए हैं वो वहां से क्लियरेंस के साथ भारतीय सीमाओं में एंट्री करने को तैयार हो रहे हैं, और यहां से जो किल्लत है, जो समस्या है, वो काफी हद तक सोल्व होगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Iran and India are friends. India, in this situation after the war, help us